आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, तो आज जो विषय है पाठ्य सहगामी क्रियाएं और भाषा शिक्षण। तो हम जानेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से बच्चों को जो भाषा शिक्षण, हम हिंदी भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से भाषा शिक्षण का विकास किया जा सकता है इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा। तो हम शुरू करते हैं कि हम जानते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं। तो अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं की बात करते हैं तो देखो, जैसे नाम से ही पता चला, पाठ्य मतलब पढ़ाई और सहगामी क्रियाएं की पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली जो और क्रियाएं हैं, तो हम उनके बारे में बात करें। जैसे आप विद्यालय में देखते होंगे कि पढ़ाई के साथ बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, खेल कूद, ये चीजें चलती हैं। इसके अलावा ड्राइंग है, आप सब ये सब देखते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली, ये सारी चीजें चलती हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली विद्यालय में अन्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कि आज के समय में हम बात करते हैं तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? क्योंकि ये बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास में सहायक होती है, और शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक होती है, नैतिक विकास में सहायक होती है। तो इसलिए आज के समय में हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में सतत और व्यापक मूल्यांकन आया, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन भी बोलते हैं। जिसके बाद, क्योंकि 2009 से पहले सिर्फ पढ़ाई को ही महत्व दिया जाता था कि अलग अलग विषयों में कितने नंबर आ रहे हैं, इन्हीं पर ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन 2009 के बाद जब सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी आया, तो उसमें क्या हुआ कि जो विद्यालय में जो पाठ्य क्रियाएं थी, पढ़ाई से संबंधित क्रियाएं थी, इसके अलावा इन क्रियाओं को भी स्थान दिया गया, इनको भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया गया। और 2009 से पहले इनको अतिरिक्त क्रियाएं कहते थे, लेकिन 2009 के बाद इनको भी जब मूल्यांकन में शामिल कर लिया गया तो इसको भी नाम दिया गया पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो आजकल हम देखें तो शिक्षा में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके द्वारा ही बच्चों का, हम कहते हैं ना कि पूर्ण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट संभव हो सकता है। तो विद्यालय में कक्षा कक्ष शिक्षण के साथ साथ चलने वाली अन्य क्रियाएं जैसे खेल, संगीत, कला, अभिनय आदि को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले शैक्षिक विषयों से विद्यार्थियों का केवल ज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। कि जो भी बच्चों को पढ़ाए, कक्षा कक्ष में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, चाहे उनको गणित पढ़ाया जा रहा है, भाषा पढ़ाई जा रही है, उनको विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, तो इनसे केवल बच्चों का कौन सा विकास संभव होता है? ज्ञानात्मक विकास। लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है। कैसे? क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, इसमें खेल कूद आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। मानसिक, कि आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शरीर, अगर तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, तो ये हमारे मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। नैतिक विकास, इन क्रियाओं में अक्सर हमने देखा है कि जो लोग हैं, जो इसमें सदस्य हैं, मिलजुल कर चीजों को काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इसलिए इसमें जो नैतिक विकास है, इसके माध्यम से नैतिक विकास भी होता है कि सब आपस में एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। और विद्यालय में जो बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं, सब साथ मिलकर इन क्रियाओं को करते हैं। तो विद्यालय में इन क्रियाओं को करते समय हम में से मैं वाला जो शब्द है, मैं शब्द हटकर हम शब्द आ जाता है कि हम एक समूह, एक ग्रुप। तो इसलिए ये विकास हमारे सामाजिक विकास, ये जो क्रियाएं हैं हमारे सामाजिक विकास में भी सहायक होती हैं। ठीक है। तो पाठ जो पढ़ाई है
कक्षा कक्ष में पढ़ाई हो रही है, उनसे केवल ज्ञानात्मक विकास होता है, लेकिन इन क्रियाओं के माध्यम से हमारा शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास भी संभव है। अब हम पाठ्यसगामी क्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। तो ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। अब 2 कौन कौन से इसके प्रकार हैं? तो पहला हम देखते हैं कि आंतरिक पाठ्यसगामी क्रियाएं। तो आंतरिक पाठ्यसगामी क्रियाएं क्या होती हैं और बाह्य सहायक पाठ्यसगामी क्रियाएं क्या होती हैं? तो जो क्रियाएं विद्यालय भवन में की जा रही हैं, विद्यालय भवन के अंदर की जाती हैं, उनको हम आंतरिक पाठ्यसगामी क्रियाएं कह सकते हैं। और जो क्रियाएं अक्सर विद्यालय के मैदान में, विद्यालय भवन के बाहर की जा रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य पाठ्यसहगामी क्रियाएं। तो हम जानते हैं क्रियाएं कौन कौन सी हैं। जैसे अगर हम आंतरिक पाठ्यसहगामी क्रियाएं की बात करें, तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं जो विद्यालय भवन के अंदर जो होती हैं, कि नाटक हो गया, संगीत, नृत्य, चित्रांकन और रंगाई, सजावट, क्ले मॉडलिंग, चिकनी मिट्टी से जैसे बनाते हैं बर्तन, प्राथमिक चिकित्सा, सिलाई, रंगोली और स्कूल पंचायत का आयोजन, कला, शिल्प। ये जो क्रियाएं हैं, ये ज्यादातर जो ये क्रियाएं होती हैं, ये विद्यालय भवन के अंदर संपादित की जाती हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं आंतरिक पाठ्यसगामी क्रियाएं। अब आप देख सकते हैं चित्र में। तो इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जो विद्यालय भवन के अंदर संपादित की जा रही हैं, आयोजित की जा रही हैं, इनको हम आंतरिक पाठ्यसगामी क्रियाएं कहते हैं। और इसके अलावा बाह्य पाठ्यसगामी क्रियाएं जो अक्सर विद्यालय के मैदान में की जाती हैं, विद्यालय भवन के बाहर की जाती है। तो इसमें सामूहिक परेड आ जाती है, जैसे हम लेफ्ट राइट इस तरह की जो परेड बच्चों से करवाते हैं, सामूहिक परेड या ड्रिल, ठीक है। योग, व्यायाम, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, हाथ गेंद, सामूहिक प्रार्थना, सुबह की सभा। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, इनको हम बाह्य पाठ्यसगामी क्रियाएं कहते हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीजें, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, तो जो भी क्रियाएं विद्यालय भवन के बाहर या विद्यालय के मैदान में आयोजित की जा रही हैं, उनको हम कहते हैं बाह्य पाठ्यसगामी क्रियाएं। अब हम जानते हैं कि इन क्रियाओं की आवश्यकता क्यों है, महत्व क्यों है, उपयोगिता क्या है इनका। कि पाठ्यसगामी क्रियाएं विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हीं के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को सभी के सामने ला पाता है। इसकी उपयोगिता क्या है, हम देखते हैं कि शारीरिक विकास में सहायक है ये क्रियाएं। कि हमारे शारीरिक, हम ये इन क्रियाओं के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से हमारा शारीरिक विकास संभव हो पाता है। और शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो ये हमारे मानसिक विकास में सहायक है, शैक्षिक व साहित्यिक विकास में सहायक है। तो अगर हम देखते हैं कि इन क्रियाओं के माध्यम से हमारा शैक्षिक और साहित्यिक विकास भी संभव होता है। साहित्यिक विकास कैसे? आपने देखा होगा कि विद्यालय में समय समय पर साहित्यिक क्रियाएं भी होते हैं, साहित्यिक आयोजन भी होते हैं, अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो इन क्रियाओं के माध्यम से हमारा साहित्यिक विकास भी संभव हो पाता है। हिंदी में हम देखते हैं तो कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है, कविता से संबंधित, शब्दों से संबंधित अंताक्षरी भी करवाई जाती हैं। तो इनके माध्यम से शैक्षिक और साहित्यिक विकास संभव हो पाता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक कि अक्सर इन क्रियाओं में हमने देखा है कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सम्मान। तो हम जब एक समूह में एक मिलकर क्रियाओं को संपन्न करते हैं तो अक्सर हमारे अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी विकास होता है। नेतृत्व की क्षमता के विकास में सहायक है कि अक्सर इन क्रियाओं में बच्चे, इन क्रियाओं को हम देखते हैं कि इनका नेतृत्व करते हैं। तो इसके माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि किस बच्चे की क्या क्षमता है, किन बच्चों में नेतृत्व क्षमता अच्छी है, और कौन जो है अपने समूह को का नेतृत्व अच्छे से कर सकता है। नैतिक विकास में सहायक है कि इन क्रियाओं के माध्यम से हमारा नैतिक विकास होता है, नीति संबंधित विकास होता है। हम अनुशासन सीखते हैं, हम सच्चाई सीखते हैं, हम ईमानदारी सीखते हैं, हम सच बोलना सीखते हैं। तो अक्सर ऐसी क्रियाओं के माध्यम से हमें, हमारे अंदर अच्छी आदतों का विकास होता है, हमारा नैतिक विकास संभव हो पाता है।
शक्ति के सदुपयोग में सहायक है। तो देखो, हर बच्चे में एक हम कहते हैं ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से उस शक्ति को एक दिशा मिलती है, एक सही दिशा मिलती है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से जो बालक है, उसके शक्ति का सदुपयोग हो पाता है, वो सही जगह लग पाती है। अपनत्व की भावना के विकास में सहायक है। अपनत्व की भावना क्या होती है कि जब हम एक समूह में काम करते हैं तो हमें मैं वाला जो भावना है वो हटकर हम वाली भावना का जन्म होता है। तो हम एक समूह के रूप में काम करते हैं, तो हम में सब में एक भाईचारा होता है। हम खुद को एक समझते हैं। हम मतलब हमारी जो पूरा जो टीम है, हम खुद को एक समझते हैं। हम मिलकर करेंगे, हम साथ में मिलकर करेंगे। तो इनके माध्यम से अपनत्व की भावना का विकास होता है। स्वस्थ मनोरंजन में सहायक होती हैं, मनोरंजन करती हैं क्रियाएं हमारा, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से कि इन क्रियाओं में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, कि बिना अनुशासन के ये क्रियाएं हो ही नहीं सकती। तो इन क्रियाओं के माध्यम से हमें अनुशासन स्थापित होता है, हम अनुशासित होते हैं। सांस्कृतिक विकास में सहायक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक क्रियाएं भी समय समय पर आयोजित की जाती हैं, वो भी पाठ्यक्रम क्रियाओं का एक भाग है। तो इनके माध्यम से जैसे हमने देखा कि लोहड़ी मनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से समय समय पे जो अवसर होते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इनके माध्यम से सांस्कृतिक विकास में भी ये क्रियाएं सहायक होती हैं। व्यवसायिक विकास में सहायक होती हैं। हो सकता है कि एक बच्चा फुटबॉल में बहुत अच्छा है तो आगे चलकर एक फुटबॉलर बन जाए। कोई कला में बहुत अच्छा है, चित्रकला में बहुत अच्छा है, तो बड़ा होके कलाकार बन जाए, चित्रकला में अपना व्यवसाय स्थापित करे। तो इस तरह से इन क्रियाओं के माध्यम से व्यावसायिक विकास में भी ये क्रियाएं सहायक होती हैं। हो सकता है किसी को नृत्य में बहुत अच्छा है और आगे चलकर एक नृत्य शिक्षक बन जाए। सामाजिक विकास में सहायक की विद्यालय एक समाज का लघु रूप है, और विद्यालय में ही इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में भाईचारा, समानता, एक दूसरे का सम्मान, तो ये चीजें अक्सर बच्चों में सिखाई जाती है। साथ मिलकर काम करना, ठीक है, एक दूसरे की सहायता करना। तो अक्सर इन क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक विकास भी संभव हो पाता है बच्चों का। अब हम देखते हैं कि इन क्रियाओं के माध्यम से किस तरह से बच्चों के भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है, कि विभिन्न पाठ्य संगामी क्रियाओं द्वारा किस तरह से बच्चों के भाषा शिक्षण की जो संभावनाएं है वो इन क्रियाओं में है, और इन क्रियाओं के माध्यम से किस तरह से बच्चों के भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। तो प्रातःकालीन सभा, तो अक्सर हम देखते हैं प्रातःकालीन सभा में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अक्सर भाषण होता है, संगीत गायन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से अक्सर हमने देखा है कि विद्यालय में बच्चे प्रातःकालीन सभा में अलग अलग विषयों पे अपनी बात सबके समक्ष बोलते हैं। सुनने वाले सुनते हैं बच्चे, तो काफी बच्चे बच्चे सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। तो इस तरह से बच्चों के हम देखते हैं कि श्रवण कौशल का विकास होता है और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। इसके अलावा समाचार पत्र भी प्रातःकालीन सभा में पढ़ाया जाता है, तो उससे बच्चों के पठन कौशल का भी विकास होता है। तो प्रातःकालीन सभा के माध्यम से बच्चों के श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इस तरह से भाषाई कौशल का विकास होता है। भाषण, तो भाषण भी प्रातःकालीन सभा का ही एक हिस्सा है। और इसके अलावा ये भाषण जो है प्रातःकालीन सभा में कक्षा के अंदर भी करवाए जाते हैं, और अलग अलग विषयों पे बच्चों से बोलने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से की भी क्रियाएं अक्सर करवाई जाती हैं, और इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, और जो श्रोतागण होते हैं उनके श्रवण कौशल का विकास होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता, तो इन प्रतियोगिताओं के द्वारा भी बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है और श्रवण कौशल का विकास होता है। विद्यालय पत्रिका, तो अक्सर आपको पता होगा कि विद्यालय पत्रिका थी, और उसमें आप अपने लेख अक्सर दिया करते थे, कहानी लिखते थे, कविताएं लिखते थे, जो छपती थी तो आपको बहुत अच्छा लगता था। तो इन विद्यालय पत्रिका के माध्यम से भी हमारे लेखन कौशल का या रचनात्मकता का हमारा विकास होता है।
अक्सर हम अपने लेख इन पत्रिकाओं में देते हैं। तो इसके माध्यम से बच्चों के लेखन कौशल का जो उनके रचनात्मक जो लेखन है उसका विकास होता है। कविता पाठ, तो कविता पाठ में अक्सर बच्चों से को कविता का पाठन कराया जाता है, कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो इनके द्वारा भी बच्चों की जो रचनात्मक कौशल होती हैं, इसके अलावा जो उनके जो वाचन कौशल होता है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होता है, उसका विकास होता है। नाटक मंचन, तो नाटक हम जैसे हमें पता है हिंदी साहित्य की एक विधा है, तो नाटक के माध्यम से भी जो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, भाषा का ज्ञान बढ़ता है, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, और जो सुनते हैं उनके श्रवण कौशल का विकास होता है। कहानी सुनना और सुनाना, इसके द्वारा भी बच्चों के श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास किया जा सकता है। अंताक्षरी के माध्यम से भी शब्दों की अंताक्षरी करवाई जा सकती है, कविताओं की भी अंताक्षरी करवाई जाती है। तो इसके द्वारा भी बच्चों के श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल, इन कौशलों का विकास किया जा सकता है। तो हमने देखा कि जो अलग अलग पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से बच्चों के किस तरह से भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है, उनके श्रवण कौशल, उनके पठन कौशल, उनके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ये जो कौशल है उसका विकास किया जा सकता है। बच्चों में जो भाषा का ज्ञान है उसको और समृद्ध किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, इसके अलग अलग रूप कौन से हैं, इसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, और इनके माध्यम से किस तरह से बच्चों का भाषाई विकास किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अगर आपको ये अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको जरूर साझा कीजिए, ताकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में हमें पता चल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।